ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने से जुड़े मंत्रिमंडल के निर्णय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को स्वीकृति दी है। शास्त्रीय भाषाएं भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक के रूप में काम करती हैं, जो प्रत्येक समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का सार प्रस्तुत करती हैं। राव साहब, हमारे श्रोताओं के लिए आप बताएं सबसे पहले कि दरअसल शास्त्रीय भाषा होती क्या है। वो सबसे प्राचीन भाषा जिसमें साहित्य की और उस भाषा की प्रगति की और साहित्य को गतिविधियों को उत्पन्न करने के लिए भाषा की जो डेवलपमेंट जो कहा जाता है, मतलब भाषा एक रात में तो बनती नहीं है, धीरे धीरे बनती है। 1200 साल पहले कोई कृति अनुवाद हुआ है, इसका मतलब उनसे कम से कम 500 साल पहले उस भाषा थी, तभी तो उस भाषा में अनुवाद हो सकती है। इतना प्राचीन भाषाओं को लेके अध्ययन पूरा देश में हो रही है। उसी चीज को और थोड़ा सा उनके ध्यान में रखने के लिए ये प्राचीन भाषाओं को एक अलग किस्म का रिकॉग्निशन देने के लिए ये स्कीम चलाया गया है 2004 में। जैसा कि आप सब जानते हैं 2004 में सबसे पहले तमिल भाषा को दिया गया था, उसके बाद संस्कृत को दिया गया है, उसके बाद तेलुगु, कन्नड़ा, बाद में ओडिया भाषाओं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी कल, जैसा कि आपने कहा, कल 5 भाषाओं को दिया गया है। तो आपने इसका इतिहास बताया, मैं अपने श्रोताओं के लिए तिथिवार रूप से बता दूं कि 12/10/2004 को तमिल भाषा का सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद बारी थी संस्कृत की। 25 नवंबर 2005 को संस्कृत को शामिल किया गया शास्त्रीय भाषा में। फिर 31 अक्टूबर 2008 को तेलुगु भाषा को शामिल किया गया और फिर 31 अक्टूबर 2008 को ही कन्नड़ भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके बाद मलयालम की बारी आती है। 8 अगस्त 2013 को मलयालम शास्त्रीय भाषा बनी और ओडिया जो है 1/3/2014 यानी 1 मार्च 2014 को ओडिया को इसका दर्जा प्राप्त हुआ। तो राव साहब ये बताएं कि जो भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है जी, इसकी प्रक्रिया क्या होती है और इसके फायदे क्या हैं? जब प्रक्रिया ऐसा है, किसी भाषा को अगर शास्त्रीय भाषा की मान्यता देना है, उनके पहले उस भाषा जिस राज्य में बोली जाती है उस राज्य सरकार, केंद्र सरकार को पूरा एविडेंसेस के साथ इनकी जो मानदंड जो रखा गया है, अलग अलग क्राइटेरिया जो बनाया गया है, उसके रूप में किस तरह से इस भाषा एलिजिबिलिटी है, तो उस हिसाब से डॉक्यूमेंट बना के भारत सरकार को भेजा जाता है। उसके बाद भारत सरकार संस्कृत मंत्रालय द्वारा साहित्य अकादमी के पास भेजेगी। साहित्य अकादमी पास एक लैंग्वेज एक्सपर्ट कमेटी है जो संस्कृत मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है, मतलब उनके द्वारा गेजेट नोटिफिकेशन निकला है। उस एक्सपर्ट कमेटी के सामने इस डॉक्यूमेंट को रखा जाएगा और एक्सपर्ट कमेटी उस डॉक्यूमेंट को संपूर्ण पूरा उनकी पढ़ के उस भाषा में उस तरह का क्राइटेरिया का हिसाब से एलिजिबिलिटी है कि नहीं उस भाषा की, वो सब मानदंड देख के तब उन लोग फिर वापस संस्कृत मंत्रालय को साहित्य अकादमी का द्वारा भेजा जाती है। उसके बाद में संस्कृत मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ कंसल्ट करके फिर फाइनल अनाउंसमेंट करती है। ये प्रक्रिया है। लेकिन राज्य सरकार सबसे पहला इनिशिएटिव लेके राज्य सरकार डॉक्यूमेंट भर के भारत सरकार से क्लेम करती है, हमारी भाषा को आप शास्त्रीय भाषा करके डिक्लेयर किया जाए। जाहिर सी बात है कि जब आप बता रहे हैं कि इसकी क्राइटेरिया है, प्रक्रिया है और राज्य सरकार सिफारिश करती है कि हमारी इस भाषा को दिया जाए, तो उसमें भाषा कितनी प्राचीन है, कितनी पुरातन भाषा है, इसका भी जरूर उल्लेख होना चाहिए। तो क्या इसमें इतिहासकारों की भी मदद ली जाती है? जहां तक मैं जानता हूं, जैसा कि ओडिशा सरकार हो गया और असम सरकार हो गया, बंगाल में हो गया, इन लोग एक कमेटी बिठा के पूरे आप जो कह रहे हैं उसका इतिहास की, क्या कोई स्टोन्स के ऊपर इसकी पुरानी जो इंस्क्रिप्शंस निकली है उस भाषा की कहाँ एविडेंसेस है, कोई कॉइन्स है क्या, मतलब वो क्लेम करने के लिए 1500 साल की उस समय उस भाषा का रूप क्या है, इस तरह का पूरा एविडेंसेस के साथ एक रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसके बाद ही आती है। अब तक जिन भाषाओं को मिला उसमें से ज्यादा भाषाएं ऐसी हैं जो राज्य विशेष में बोली जाती हैं। तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी इत्यादि, लेकिन 2 भाषाएं ऐसी हैं जो किसी राज्य विशेष की भाषा नहीं है, जिन्हें इस बार शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। बिल्कुल। और ये भाषा है
पाली और प्राकृत। बिल्कुल। हमें लगता है कि आम जनरेशन को, बहुत लोगों को जानकारी होगी, बहुत लोगों को हो सकता है इस भाषा के बारे में सुना ही ना हो। तो कुछ पाली और प्राकृत के बारे में आप बताएं कि ये भाषा कहाँ की भाषा थी और इसमें क्या क्या काम किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पाली भाषा जो है थेरवाद बौद्ध सिद्धांत की शास्त्रीय और धार्मिक भाषा है, जो उत्तर भारतीय मूल की एक मध्य इंडो आर्यन भाषा है। और कुल मिलाकर पाली पुरानी इंडो आर्यन वैदिक और सांस्कृतिक बोलियों से निकटता से संबंधित प्रतीत होती है, लेकिन प्रत्याशा या सीधे इनमें से किसी से उत्पन्न नहीं हुई है। और पाली की प्राचीनता को प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के विशाल संग्रह को संरक्षित करने में इसकी भूमिका से और अधिक रेखांकित किया गया है। मतलब ये बुद्धा की समय की ये भाषा है और श्रीलंका तक पहुंच गई। इसी तरह प्राकृत की बात करें तो प्राकृत अलग अलग प्राकृत है, 4 अलग अलग विधाओं की। महाराष्ट्र प्राकृत है, जैन प्राकृत है, चंडाली प्राकृत है, सौरानी प्राकृत है, मगाही प्राकृत है जो बिहार में बोला जाता है। और इसमें ज्यादा सा काम जैन प्राकृत में ज्यादा हुआ है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र प्राकृत में हुआ है, लेकिन बाकी प्राकृत में ज्यादा काम नहीं हुआ है। इसलिए भारत सरकार ऑलरेडी ये पाली और प्राकृत को लेके एक लैंग्वेज डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित किया है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर काम किया जा रहा है बोर्ड्स। उसमें थोड़ा बहुत रिसर्च चल रही है, लेकिन प्राकृत में बहुत काम होना बाकी है। जी। और पाली के बारे में आपने बात की, इसको बुद्धा से आपने जोड़ा, बुद्धा पीरियड में वो इस्तेमाल करते थे। जाहिर सी बात है बुद्धा का पीरियड आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व था। तो इस भाषा के बारे में पुणे विद्यापीठ के पाली के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं प्रोफेसर देवकर, इन्होंने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। कल का जो निर्णय भारत सरकार ने लिया है बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। हम प्राकृत और पाली भाषाओं के जो भी अभ्यासक हैं और जो प्रेमी हैं, हम लोग बहुत समय से ये चाह रहे थे कि इन भाषाओं को जो है अभिजात भाषाओं का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इन भाषाओं में बहुत प्राचीन साहित्य जो है हमारा, जिसकी पाली साहित्य के बारे में हम ये कह सकते हैं कि लगभग 2500 साल इसका इतिहास है। और ये केवल भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, यहाँ तक इस भाषा का फैलाव हुआ है। और इसमें बहुत साहित्य तब से लेकर भगवान बुद्ध के समय से लेकर आज तक इसमें निर्मित हो रहा है। तो इसलिए इस भाषा को जो है वो दर्जा मिलना बहुत जरूरी था। और हम चाहेंगे कि आगे जाके इसमें और भी इस भाषा के विकास के लिए, इसके प्रसार के लिए काम किया जा सकता है। जी। और साथ ही हमने राव साहब प्राकृत की भी बात की। तो प्राकृत के एक स्कॉलर हैं और ये हैं प्रोफेसर विजय कुमार जैन, डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी में। ये क्या कहते हैं प्राकृत के बारे में, ये भी हम सुनते हैं। कल भारत सरकार ने प्राचीन भाषा प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर के बहुप्रतीक्षित कार्य किया है। इसके लिए हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रति एवं मंत्रियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भारतीय शिक्षा समिति, शिक्षा मंत्रालय पहले से ही सभी भारतीय भाषाओं के विकास में कार्य कर रहा है। इसी तरह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भी प्राकृत साहित्य के चतुर्दिक विकास के लिए कार्य कर रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि प्राकृत साहित्य का चतुर्दिक विकास होगा। हमारे भारत की स्थिति विश्व में विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगी तथा प्राकृत का योगदान सम्यक रूप से हो सकेगा एवं प्राकृत के अध्येताओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा। तो राव साहब, हमने देखा कि किस तरीके से पाली और प्राकृत इस देश की प्राचीनतम भाषाएं हैं, इनमें बहुत काम हुआ है और किन्हीं कारणों से ये भाषाएं बहुत प्रचलित नहीं हो पाई, आम लोग इसे अपनी जीवन शैली में शामिल नहीं कर पाए। लेकिन अब सरकार की लगातार कोशिश है कि पुरानी भाषाएं जो हैं भारत की, जो हमारी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, भाषाई विरासत है, इसको आम जनता जाने, कम से कम जाने और उपयोग में लाए तो बहुत ही अच्छा है। केंद्र सरकार इस दिशा में बहुत बढ़ चढ़कर काम कर रही है। आप साहित्य अकादमी में सचिव हैं, आप कुछ नई चीजें बताएं, सरकार क्या कुछ कर रही है भाषाओं को लेकर, ताकि देश की यूनिटी को, एक डाइवर्सिटी में जो यूनिटी होती है, भाषाई यूनिटी, उसमें हम आगे बढ़ें। भारत जो है बहुभाषी देश है, बहुसांस्कृतिक देश है
और देखा जाए तो एक नॉर्थ ईस्टर्न जो ईशान्य राज्यों में अगर जाए कुछ 4-4, 5-5 किलोमीटर में आपको वेशभूष और खान पीन भी बदलते रहती है। मतलब एक बहुत सांस्कृतिक देश है। इसके बावजूद भी हमारी भारतीय साहित्य और संस्कृति जो है हमें एकता बन के रहा है। मतलब एक हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक बार कहा है, इंडियन लिटरेचर इज वन दो रिटन इन मेनी लैंग्वेजेस। भले वो बहुत भाषाओं में लिखी जा रही है भारतीय साहित्य, लेकिन भारतीय साहित्य का जो मेन भारतीयता एक ही है। लेकिन जब इन भाषाओं की बात हो रही है तो बहुत सारे हमारे भाषाओं को अभी भी काम करना बाकी है। मतलब कम से कम 1000 भाषा है जो बोलिया भी कहा जाता है, कुछ भाषा भी बोला जाए, जैसा भी आप त्रिपुरा में जाए चकमा है, कोकबोरोक है, उसी तरह आप मेघालय में जाए खासी भाषा है जिनको, लेकिन साहित्य अकादमी इन भाषाओं को भी थोड़ा मान्यता का जैसा देने के लिए एक भाषा सम्मान करके उस भाषा में एक लैंग्वेज कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करती है, उस भाषा में कुछ काम करती है ताकि उन भाषा में काम करने वालों को भी एक प्रोत्साहन देने के लिए। मतलब ये एक नॉर्थ ईस्ट का नहीं, इवन हमारे गढ़वाली है, कुमाऊनी है, हो लैंग्वेज है, मगाही है और बंजारा भाषा है। बंजारा का कितना समुदाय पूरा देश में है, कर्नाटका में है, वो आंध्र में जब बंजारा को लंबाड़ी करके कहा जाता है, महाराष्ट्र में बंजारा कहते हैं, सेम उसी समुदाय को। इस तरह के बहुत सारे भाषाओं में काम करना बहुत बाकी है और भारत सरकार निरंतर कर रही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर का माध्यम से भी कर रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का तरफ से कर रही है, साहित्य अकादमी संस्कृत मंत्रालय भी निरंतर इस भाषाओं को लेके प्रयास कर रही है। उन भाषाओं में, उस भाषा में लिखी गई उत्तम साहित्य को और दूसरी भारतीय भाषाओं में किस तरह से ले जाए, इसमें भी निरंतर प्रयास कर रही है। भारत सरकार क्या कर रही है इस पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल जैसा आपने राव साहब बताया, शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। खासतौर पर संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 2020 में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही प्राचीन तमिल ग्रंथों के अनुवाद की सुविधा, अनुसंधान को बढ़ावा देने और विश्वविद्यालय के छात्रों और तमिल भाषा के विद्वानों के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना भी की गई है। शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन और संरक्षण को बढ़ाने के लिए मैसूर में, जैसा कि अभी आपने बताया, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के तत्वावधान में शास्त्रीय कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन सब चीजों को देखते हुए और सरकार की ये सारी पहलों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, आने वाले दिनों में देश में भाषाओं के माध्यम से रोजगार के नए अवसर कैसे सृजित होंगे? रोजगार की बात करें तो भाषा सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है उन चीजों में। अभी जैसे देश की हिंदी भाषा की आप लीजिए, अगर हिंदी भाषा आपको आता है तो पूरा देश में कहीं भी आप कोई भी कुछ भी नौकरी कर सकते हैं, अपना कम से कम रोज की कर सकते। इसलिए भाषा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहती है और भारत सरकार निरंतर उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मतलब भाषा लुप्त नहीं होना चाहिए, इस प्रयास में बहुत काम कर रही है। कुछ कुछ भाषाएं लुप्त भी हो रही है जो बहुत ही कम समुदाय बोलने वाली भाषा, लेकिन हमारे प्रयास ये है कि उस ऐसी समय नहीं आना चाहिए जिस दिन हम लोग बोले क्योंकि भाषा लुप्त होना मतलब सिर्फ भाषा ही नहीं है, उस भाषा की सांप्रदायिक भी, उस भाषा की संस्कृति भी लुप्त हो जाती है उनके साथ साथ। इसलिए संरक्षण करना हमारी अनिवार्य है, हमारी ड्यूटी है और भारत सरकार इसमें निरंतर और श्रद्धा रूप में बहुत अच्छा काम कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के साथ ही अब देश में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 हो गई है। बिल्कुल। और साहब, आपका आकाशवाणी में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने से जुड़े मंत्रिमंडल के निर्णय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है